नमस्कार दोस्तों, सहारनपुर जी सब में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज आपके सामने मध्यकालीन भारत की जो दिल्ली सल्तनत की वीडियो की एक सीरीज चल रही है उसमें नेक्स्ट क्लास लेके आपके सामने में आया हूं। जैसे कि आपको पता है, इससे पिछली वीडियो में हम दिल्ली सल्तनत के पांचों राजवंशों को पढ़ चुके हैं, जिसमें गुलाम या मामलुक वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, ठीक है, उसके बाद सैयद वंश और लोधी वंश के बारे में हम पूरा पढ़ चुके हैं। और यहाँ पे हमारा दिल्ली सल्तनत का राजवंशों का क्रम खत्म हो चुका है। अब दिल्ली सल्तनत में सिर्फ हमारे पास एक चैप्टर बचा है जिसे बोलते हैं दिल्ली सल्तनत का प्रशासन, राजस्व, सैन्य, ये सारे जो काम थे इसके, इनके बारे में हम इसमें पढ़ाई करेंगे। ठीक है, आज की वीडियो में हम दिल्ली सल्तनत का प्रशासन पढ़ेंगे। ठीक है, इससे अगली क्लास में हम इसके वित्तीय राजस्व कार्यों को देखेंगे, फिर सैन्य कार्यों को देखेंगे। ठीक है, तो हम हमारी आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है दिल्ली सल्तनत का प्रशासन। प्रशासन का मतलब कि कौन प्रमुख प्रमुख अधिकारी होते थे और जो प्रशासन है पूरे एरिया का, पूरे राज्य का, कि उसे किस प्रकार चलाया जाता था उस समय। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। लिखा है दिल्ली सल्तनत का प्रशासन। ठीक है, यहाँ पे लिखा है कि प्रशासन के 5 भाग थे। मतलब यानी कि दिल्ली सल्तनत का प्रशासन को सुविधा की दृष्टि से 5 भागों में बांटा गया था। ठीक है, वे कौन कौन से 5 भाग थे उन पे हम फोकस कर लेते हैं। देखो, पहला था केंद्रीय प्रशासन, दूसरा था प्रांतीय प्रशासन, तीसरा था जिला प्रशासन, चौथा परगना, पांचवा गांव प्रशासन। मतलब कि उन्होंने, दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों ने इतने बड़े राज्य को चलाने के लिए, इतना बड़ा उन्होंने का एरिया था, अपने राज्य को 5 भागों में बांट रखा था। इसको ऐसे मान के चलो, अपने देश से लेके चलो। ठीक है, जैसे आज की वर्तमान स्थिति है, केंद्रीय प्रशासन को ऐसे मान के चलो कि सेंटर की गवर्नमेंट होती है जैसे। ठीक है, समझ गए, जिसमें प्रधानमंत्री वगैरह होते हैं। फिर आता है प्रांतीय प्रशासन। प्रांतीय प्रशासन जैसे स्टेट, जैसे भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, पर उन सबका सेंटर में कौन है? एक सेंटर की गवर्नमेंट होती है जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। तो ऐसे प्रांतीय प्रशासन, उस केंद्रीय प्रशासन के अंतर्गत बहुत सारे प्रांत होते थे, जैसे आजकल बहुत सारे राज्य हैं भारत में। ठीक है, अब जिला प्रशासन, अब एक राज्य में बहुत सारे जिले होते हैं। ठीक है, जिस प्रकार उत्तर प्रदेश हमारा राज्य है, उत्तर प्रदेश में बहुत सारे जिले हैं। ठीक है, ये हो गया जिला प्रशासन। फिर उस जिले में कई सारे परगना होते थे। परगना को ऐसे मान लीजिए तहसील। जैसे मेरा जिला सहारनपुर है, सबसे पहले मैं किस देश में हूँ? देश हो गया केंद्रीय प्रशासन, क्या था? दिल्ली सल्तनत। हमारा देश क्या है? भारत। ठीक है, उस देश में बहुत सारे राज्य हैं, 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश है वर्तमान में, जिसमें मेरा प्रदेश है उत्तर प्रदेश। आपका जो भी प्रदेश है आप अपने हिसाब से सोच के चलते चलो। ठीक है, उस प्रांत में फिर आता है जिला। ऐसे ही मेरे उत्तर प्रदेश में बहुत सारे जिले हैं, जिसमें मेरा जिला है सहारनपुर। ठीक है, इस सहारनपुर जिले में कई सारी तहसील है। ठीक है, इसी प्रकार मेरे सहारनपुर जिले में भी कई सारी तहसील है, जिसमें मेरी तहसील तो सहारनपुर ही पड़ती है। ठीक है, क्लियर? ऐसे बहुत सारी तहसील होती है। तहसील के बाद आता है गांव, फिर बहुत सारे गांव होते हैं। ठीक है, सबका अपना अपना एक गांव होता है। गांव सबसे छोटी इकाई होती है। क्लियर? आई होप यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। ठीक है, अब देख कर चलते हैं, हम एक एक करके हम इसको पढ़ेंगे। पहला है हमारा केंद्रीय प्रशासन, कि सेंटर का जो प्रशासन था उसको किस प्रकार चलाते थे, कौन कौन उसमें अधिकारी होते थे। क्लियर? इसका संचालन सुल्तान विभिन्न विभागों तथा अमीरों यानी कि प्रशासनिक अधिकारियों के सहयोग से करता था। अब जो सेंटर है, सेंटर की गवर्नमेंट है, दिल्ली सल्तनत का केंद्र का प्रशासन है, उसका प्रमुख तो सुल्तान होता था। अब ये सुल्तान अकेला तो काम नहीं कर सकता है, तो ये सुल्तान विभिन्न विभागों तथा अमीरों के सहयोग से इस काम को करता था। मतलब अपने केंद्र प्रशासन को अलग अलग भागों में, विभाग में बांट रखा था। जैसे आज भी अलग अलग विभाग है। ठीक है, हर काम का एक अलग डिपार्टमेंट बना हुआ है। विभाग तथा ये विभाग में तो बांट दिया उन्हें। अब उन विभागों को चलाने के लिए कौन होता था? अमीर। अमीरों को मैंने पहले ही बताया कि ये अमीर पैसे वाले अमीर नहीं होते थे, धनवान उन लोगों से मतलब नहीं है। अमीर फारसी भाषा या अरबी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता था प्रशासनिक अधिकारी। जैसे आजकल IAS ऑफिसर होते हैं या PCS ऑफिसर होते हैं, वे थे प्रशासनिक अधिकारी। ठीक है, उनके पहले तो इसने अपने सारे उसे अलग अलग डिपार्टमेंट में बांट दिया, फिर अलग अलग डिपार्टमेंट में अधिकारी नियुक्त कर दिए जिन्हें अमीर कहा जाता था। इनके सहयोग से काम करता था। जैसे आजकल भी विभिन्न विभाग है, उनके मंत्री या फिर मंत्रियों के नीचे ऑफिसर काम करते हैं। ठीक है, इसमें लिखा है कि सुल्तान निरंकुश होता था। निरंकुश का मतलब होता है निर प्लस अंकुश, मतलब जिसपे किसी का अंकुश ना हो, यानी कि जिसपे किसी का कंट्रोल ना हो। आप खुद बताओ, क्या सुल्तान पर किसी का कंट्रोल होता था? नहीं ना। सुल्तान जो चाहता था वो करता था। सुल्तान अपनी मर्जी का खुद मालिक होता था, ये किसी के कंट्रोल में नहीं रहता था। तो यही इसमें लिखी गई, सुल्तान निरंकुश होता था। ठीक है, अब क्या है, सुल्तान की एक मंत्री परिषद होती थी। ठीक है,
और भाई सुल्तान है, अपने आप तो राजा है, उसके सलाह देने के लिए उसके मंत्री वगैरह भी तो होते थे। उससे मंत्री पर जैसे आजकल भी तो मंत्री परिषद होती है, कैबिनेट मिनिस्टर भी बोलते हैं जिन्हें, पूरी उन कैबिनेट मिनिस्टर के समूह को क्या बोलते हैं, कैबिनेट। ठीक है, ये चीज आप पॉलिटी में बहुत अच्छे से पढ़ोगे। अब इसके एक जो मंत्री परिषद होती थी उसका कुछ नाम था, उसका नाम था मजलिसे खलवत। क्या नाम था, मजलिसे खलवत। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि मजलिसे खलवत इसका मंत्री परिषद का नाम था। अब ये जो केंद्रीय प्रशासन है इसके 4 प्रमुख विभाग थे। मैंने अभी कहा ना कि इसका संचालन विभिन्न विभागों तथा अमीरों के सहयोग से करता था। ऐसे तो बहुत सारे विभाग थे, लेकिन हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो 4 प्रमुख विभाग है जिनसे केंद्रीय प्रशासन चलता था, जो हमारे लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट है। उन 4 के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैंने ABCD करके सारे लिखे हैं, एक एक करके हम पढ़ते हैं। पहला है दीवान विजारत। पहले विभाग का नाम था दीवान। इसमें जितने भी दीवान लिखे हैं, दीवान का मतलब ये होता था विभाग, ठीक है। दीवान विजारत यानी कि वजीर का विभाग, वजीर वाला विभाग। वजीर की बात मैंने आपको कई बार बताई रखी है जब हमने सुल्तानों के राजवंश पढ़े हैं। और एक चीज और, ये जो हम पढ़ रहे हैं ना कि दिल्ली सल्तनत का प्रशासन, इसका मतलब किसी एक स्पेशल राजवंश से नहीं है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो स्टार्ट किया वहां से लेके और इब्राहिम लोदी जो कि सैयद उसका लोदी वंश का आखिरी सुल्तान था, उस तक पूरा जो दिल्ली प्रशासन बोला जाता है 5 राजवंशों का, उनका कॉमन बताया जा रहा है आपको यहाँ पे। क्लियर? आई होप ये चीज क्लियर होगी आपकी। अब ये आता है दीवान विजारत, ठीक है। इसका प्रमुख वजीर या प्रधानमंत्री होता था। प्रधानमंत्री PM, ये आज के PM जैसा नहीं है, ठीक है। वजीर, या तो उसको वजीर बोलते थे या फिर उसको प्रधानमंत्री बोलते थे, ठीक है। या तो वजीर कह देंगे उसको या प्रधानमंत्री होता था इसका प्रमुख, ठीक है। इस विभाग का ये सबसे बड़ा अधिकारी होगा इस विभाग से। सबसे बड़ा तो सुल्तान है, सुल्तान ने कई सारे विभाग बना रखे हैं, उसमें से एक विभाग है दीवान विजारत। इस विभाग का हेड होता था वजीर या फिर उसे प्रधानमंत्री भी बोलते थे। अब इसके नीचे और ज्यादा अधिकारी काम करते थे, ठीक है। अब जो वजीर का पद है सुल्तान के बाद दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पद होता था। मैं आपको बता ही चुका हूं कि वजीर की जो पावर होती थी वो सुल्तान के बाद सबसे ज्यादा पावर अगर इसके पास होती थी तो वजीर की होती, मतलब 2nd नंबर की पावर होता था कौन, सुल्तान। उसके बाद कौन, वजीर, ठीक है। हालांकि नायब का पद आने के बाद नायब सबसे महत्वपूर्ण पद हो गया था, कि जब तक नायब का पद सर्जित नहीं हुआ था, ये पोस्ट नहीं आई थी, तब तक वजीर ही सबसे बड़ा क्या था, दूसरा सबसे बड़ा महत्वपूर्ण पद था, दूसरा सबसे बड़ा अधिकारी होता था सुल्तान के बाद। मतलब सुल्तान को हटा दो, एक साइड कर दो, सुल्तान तो सबका है ही, उसके बाद वजीर होता था। हालांकि जब नायब का पद आ गया तो नायब सबसे बड़ा अधिकारी बन गया था, उसने मतलब वजीर के पद को भी, वजीर के पद से भी ऊपर हो गया था। अब आपके लिए क्वेश्चन ये है, क्योंकि मैंने आपको दिल्ली सल्तनत पूरा पढ़ा चुका हूं, आपको इसमें से एक क्वेश्चन फाइंड आउट करना है, कमेंट बॉक्स में बताना है। ये लिखा है नायब का पद आने के बाद, आप बताओगे कि नायब का पद कौन सा शासक दिल्ली सल्तनत में लेके आया था सबसे पहले, मतलब इस पद का सृजन किसने किया था, ठीक है। ये चीज मैं पढ़ा चुका हूं, ठीक है। और इसके बाद आपको यह भी बताना है कि जो नायब था, अंतिम नायब किस शासक के अंतर्गत रहा था, मतलब किस सुल्तान ने तो नायब का पद सर्जित किया और किसके समय में नायब का पद लास्ट पद था, मतलब एक राजवंश ऐसा है जिसने नायब का पद ही हटा दिया था। तो आपके इन दोनों का आंसर कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। फिर इसके अब देखते हैं वजीर की ही बात करते हैं। जो वजीर है ये वित्त विभाग, राजस्व तथा भूमि का आवंटन संबंधी सबसे बड़ा अधिकारी होता था, ठीक है। मतलब वजीर है, कुछ काम तो ये भी करता होगा ना, ये थोड़े ना वजीर है, इतनी पावर आई, पावर किस लिए आई, क्या काम देखता था जिस वजह से पावर है। एक तो राजस्व, राजस्व का मतलब ये है कि पूरे राज्य में, मतलब पूरी दिल्ली सल्तनत में जो टैक्स वगैरह हैं, टैक्स वगैरह कलेक्ट करके उनका सारा हिसाब किताब, जो टैक्स मिलता है ना पब्लिक से, उसको राजस्व बोलते हैं, रिवेन्यू। तो उसकी देख रेख करना, ठीक है। वित्त विभाग मतलब फाइनेंशियल वर्क सारा का सारा, कि सेना पे कितना खर्च आना है, खाने पीने पे कितना खर्च आना है, या और भी जरूरत की चीजें, भवन निर्माण, जो भी सरकार के काम होते थे उनके सारे पैसों का हिसाब कौन रखता था, वजीर रखता था। भाई सारा पैसा देखो, राजस्व से तो पैसा आ रहा है, वित्त विभाग में पैसा खर्च हो रहा है, कि कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा खर्च हो रहा है, वो सारा पैसे कंट्रोल किसके हाथ में था, वजीर के। इसके अलावा भूमि आवंटन, भूमि आवंटन का मतलब है कि जैसे खेती करने के लिए, वैसे तो सुल्तान की है सारी जमीन, किसे जमीन देनी है किसे नहीं देनी है, इसका निर्णय भी कौन करता था, वजीर करता था, ठीक है। क्लियर? इसका सबसे बड़ा अधिकारी होता था। अब बात आती है वजीर के, एक तो वजीर अपने आप हो गया, वजीर की सहायता के लिए 2
और अधिकारी होते थे जो इसकी इस सारे काम में हेल्प करते थे, उन्हें बोला जाता था नायब वजीर। नायब का मतलब होता है छोटा, उससे नायब वजीर। तो दो होते थे, एक नायब वजीर इधर लिखा है मैंने, एक इधर लिखा है। अब हम एक एक की बात करते चलते हैं। जो पहला नायब वजीर था उसको बोला जाता था मुशरीफे मुमालिक। मुशरीफे मुमालिक बोला जाता था। इसका क्या काम था? ये महालेखाकार था। महालेखाकार का मतलब सबसे बड़ा अकाउंटेंट। ये जितने भी खाते होते थे, ठीक है, जिसमें मतलब क्या कितना पैसा आया कितना पैसा गया, ये सारी चीजें ये देखता था। ठीक है, इन खातों खातों को देखने का काम इसका था। फिर इसके नीचे भी बहुत सारे वर्क करते थे, पर सबसे बड़ा ही होता था इसमें। ठीक है, फिर दूसरा नायब वजीर था, उसका नाम था मुस्तौफी मुमालिक। देखो मुमालिक दोनों में है, मुमालिक दोनों में है, इसमें मुशरीफ है, इसमें मुस्तौफी है, बस इतना याद रखना आपको। ठीक है, ये होता था महालेखा परीक्षक। देखो ये तो सारे अकाउंटों का हेड होता था, देखता था, ये एक एक अकाउंट का इंस्पेक्शन करता था, एक एक अकाउंट को चेक करता था। फिर एक एक अकाउंट को चेक करने के बाद ये एक एक अकाउंटों को चेक करता था, और ये उन सारे अकाउंटों का रख रखाव ये करता था। इसका काम था सिर्फ चेक करना, इसका काम था रख रखाव करना। ठीक है, क्लियर होगी ये चीजें? तो वजीर के अंडर में दो वजीर होते थे, नायब वजीर होते थे, वजीर से छोटे, उसकी हेल्प करने के लिए मुशरीफ मुमालिक और मुस्तौफी मुमालिक। इसे एक महालेखाकार था, एक महालेखा परीक्षक। क्लियर? अब इसके बाद आता है तुगलक काल में। हालांकि ये चीज मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई है आपको। तुगलक काल में एफएसटी था जो फिरोज शाह तुगलक, उसके समय विजारत का स्वर्ण काल था। मतलब विजारत या वजीर के पद का गोल्डन टाइम चल रहा था, कि सबसे ज्यादा पावर इस टाइम वजीर के पास आ रखी थी, वजीर के पूरे मजे थे। ठीक है, सबसे पावरफुली वजीर हो रखा था। ये चीज मैं बहुत अच्छे से पढ़ा चुका हूँ। इधर हमारा ये केंद्रीय प्रशासन में पहला पूरा हो चुका है दीवान विजारत, जिसमें 4 प्रमुख विभाग थे। अब हम इसके दूसरे विभाग पे जाते हैं, दीवान अर्ज। ठीक है, ये बलबन के समय गठित हुआ था, ये सैन्य विभाग से संबंधित है। बस अभी के लिए ये याद रखो कि ये जो दीवान अर्ज है, ये विभाग किसने स्थापित करा था, किसने बनाया था? बलबन ने बनाया था, और सैन्य विभाग से संबंधित था। क्यों कह रहा हूं मैं कि अभी से सिर्फ इतना ही याद रखो, क्योंकि जब हम सैन्य, जैसे आज हम प्रशासन पढ़ रहे हैं ना, ऐसे हम सैन्य प्रशासन पढ़ेंगे कि सेना का गठन किस प्रकार का होता था, कितनी प्रकार की सेना होती थी, सेना के अधिकारी कैसे होते थे, या सेना में भर्ती कैसे होती थी। जब सेना वगैरह के बारे में बात करेंगे तब हम पूरे डिटेल में इस विभाग की बात करेंगे, जिसका नाम है दीवान अर्ज। अभी तो बस इतना याद रख लो आप कि दीवान अर्ज को बलबन ने बनाया था, और ये सैन्य विभाग से संबंधित था। ठीक है, पूरा डिटेल में हम इसको तब पढ़ेंगे, इसलिए अभी के लिए इतना ही होल्ड पे कर देते हैं। ठीक है, इसमें सब बताऊंगा मैं दीवान अर्ज क्या काम करता था, किस वजह से इसका विभाग का गठन किया गया था। ठीक है, तीसरा है दीवान इंशा। ये शाही सचिवालय होता था, जिसका प्रमुख दबीर खास होता था। ये पत्राचार विभाग था। मेन यहाँ पे लिख दिया, मैं इसको समझा देता हूँ। दीवान इंशा शाही सचिवालय होता था। शाही का मतलब रॉयल, मतलब ये क्या काम करता था? इसका पहले प्रमुख जो अधिकारी था, उसका नाम था दबीर खास। दबीर खास इस अधिकारी का नाम होता था। मतलब अधिकारी का नाम होगा इस पोस्ट का नाम। ठीक है, जैसे डीएम क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। उस पर कौन नियुक्त होगा? वो उस आदमी का अपना पर्सनल नाम है, पर उस पोस्ट का क्या नाम है? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। तो इसके प्रमुख है, जो उसकी पोस्ट का नाम होता था दबीर खास। उस पर कौन नियुक्त होगा वो अलग चीज है। अब ये दीवान इंशा काम क्या करता था? जितनी भी मतलब राज दरबार के पत्र होते थे, लेटर होते थे, उस टाइम पे ये तो था नहीं कि ईमेल था या जीमेल से आपने मेल भेज दिया या टेलीग्राम कर दिया, व्हाट्सएप कर दिया। ठीक है, उस टाइम पत्र लिखे जाते थे। पत्र को मान लो किसी दूसरे, मतलब उनकी पूरी दिल्ली सल्तनत है, दिल्ली सल्तनत में बहुत सारे प्रशासन है, बहुत सारे प्रांत है, प्रांत के प्रमुख के पास भेजना है सुल्तान के नाम से खत। ठीक है, तो भेज दिया, या किसी दूसरे देश के राजा के पास भेजना है, वो सारे इस विभाग के अंतर्गत ही होते थे, यही लिखते थे। उसमें सुल्तान को पढ़ा, सुल्तान बोलता था कि लिखो, ये लिखते थे, अपनी शाही मोहर लगवा वगैरह करके इन्हें भेजने का काम कौन करते थे? दीवान इंशा। क्लियर? अब चौथा और अंतिम विभाग था केंद्रीय प्रशासन के अंतर्गत प्रमुख विभागों में दीवान रसालत। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि ये धार्मिक विभाग था, तो कुछ कहते हैं ये विदेश विभाग था। तो मतलब इसमें कंफ्यूजन है कि धार्मिक विभाग था या विदेश विभाग था। ठीक है, तो यही या तो आपसे धार्मिक विभाग कहा जाएगा सही, या विदेश विभाग। तो आपको इसका दोनों नाम याद रखने हैं कि धार्मिक विभाग या विदेश विभाग क्या था? दीवान रसालत। क्लियर? यहाँ पे हमारा क्या कंप्लीट हो जाता है? केंद्रीय प्रशासन। आई होप केंद्रीय प्रशासन तक का आपको क्लियर हुआ होगा। उसके बाद हमारे केंद्रीय प्रशासन हो गया पूरा। अब हम पढ़ते हैं प्रांतीय प्रशासन। ये आ गया हमारा प्रांतीय प्रशासन। अब हम केंद्र सेंटर का तो पढ़ चुके हैं, अब हम आ जाते हैं स्टेट पे। ठीक है,
इस समय प्रांतों को इक्ता कहा जाता था। इक्ता, जैसे आज कहते हैं ना प्रदेश कहते हैं हम आज, तो उस समय इक्ता कहा जाता था। ठीक है, इसका जो प्रमुख था गवर्नर, मैंने बताया कि भाई फलाना गवर्नर वहां का उस राज्य का इस प्रांत का गवर्नर उसे बना रखा था। जैसे दीपालपुर का गवर्नर कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। तो गवर्नर यही क्या था? प्रांत का अधिकारी होता था, या इसे इक्तादार भी बोल देते थे। ठीक है, इक्ता से ही इक्तादार, या फिर मुक्ता या मुक्ति या वली। कितने नाम है? 1 2 3 4 5। ये पांचों नाम किससे संबंधित है? प्रांतीय प्रशासन के प्रमुख अधिकारी से। क्या गवर्नर, इक्ता, मुक्ता, मुक्ति या वली? गवर्नर, इक्ता, मुक्ता, मुक्ति या वली? गवर्नर, इक्ता, मुक्ता, मुक्ति या फिर वली? इन पांचों नामों में से कुछ भी नाम आ जाए, इसका संबंधी क्या होगा? प्रांतीय प्रशासन का प्रमुख, मतलब प्रांत का हेड होता था वो, स्टेट का हेड। जैसे आजकल चीफ मिनिस्टर होता है, ठीक है, मुख्यमंत्री होता है। अब इसकी नियुक्ति हमारे यहाँ तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति वर्तमान में तो लोकतंत्र है, इलेक्शन से होती है हर 5 साल बाद। उस टाइम थोड़े ना लोकतंत्र था। तो जो इसकी नियुक्ति है प्रांत के प्रमुख की, सुल्तान के द्वारा होती थी। भाई सुल्तान ही सब कुछ है, निरंकुश है, यही चाहेगा, जिसे चाहेगा उसे वहां का प्रमुख बना देगा। और ये जो है ना, ये प्रशासन के अधिकारी अपने कार्यों के लिए सुल्तान के प्रति जवाबदेह होते थे। मतलब जो भी काम करेंगे इसकी जवाब इन्हें पर सुल्तान को देना पड़ेगा कि जी मैंने ये काम किया है। अगर सुल्तान के खिलाफ काम करोगे तो सुल्तान पूछेगा जब मैंने काम बोलना नहीं था आपने क्यों किया। या अगर कोई भी काम करेंगे सुल्तान को बताना पड़ेगा, सुल्तान को रिपोर्ट देनी पड़ेगी, सुल्तान को ही बोलना पड़ेगा सारी चीजें। तो सुल्तान के प्रति इन्हें जवाब देना पड़ेगा। इससे कंट्रोल सुल्तान का रहता था इनके ऊपर। ठीक है, और फिर जो नहीं करता था वो उसे विद्रोह मान लिया जाता था, फिर उसे दबाया जाता था। ठीक है, अब ये पॉइंट देखते हैं। प्रांतों में राजस्व वसूली का काम, राजस्व का मतलब टैक्स वसूलना, दो ये अधिकारी ना एक ही होता था। इसके 2 नाम मिलते हैं, कहीं पे तो नाजिर नाम मिलता है या फिर कहीं पे वकूफ। अगर वकूफ आ जाए या नाजिर आ जाए, दोनों में से एक ही आएगा नाम, दोनों की बात एक ही है। ठीक है, यानी कि जो प्रांत में, भाई हेड तो हो गया प्रांत का कौन, या तो गवर्नर, इक्तदार, मुक्ता, मुक्ति या फिर वली। ये 5 लोग हो गए। 5 लोग का मतलब नाम अलग अलग है, व्यक्ति एक ही होता था, वो तो हेड हो गया। ठीक है, पर अब वो तो हेड होके सारी व्यवस्था देख रहा है, कानून व्यवस्था भी देख रहा है, राजस्व व्यवस्था भी देख रहा है, पर वो तो नहीं जाके वसूल लेगा ना टैक्स। टैक्स वसूलने के लिए जो एक अधिकारी नियुक्त किया हुआ था उसका नाम या तो नाजिर होगा या वकूफ। मतलब नाजिर या वकूफ दोनों में से कोई भी है, एक ही बात है। उसका क्या काम होता है? स्टेट में, प्रांत में टैक्स वसूलने का। क्लियर? यहाँ पे पॉइंट 2 क्लियर हो जाता है। अब आता है हमारा तीसरा, जिला प्रशासन। अब हम स्टेट तो पढ़ चुके हैं, अब हम बात करेंगे जिले की। ठीक है, अब हम अपने जिले पे आ जाते हैं कि जिले का प्रशासन किस प्रकार होता है, डिस्ट्रिक्ट का प्रशासन किस आधार पे चलता था। ठीक है, इस समय जिस प्रकार प्रांतों को इक्ता कहा जाता था, इस समय जिला तो हम आज कहते हैं, इस समय जिले को सिख कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सिख। ठीक है, सिख कहा जाता था, और इसका प्रमुख प्रशासक सिकदार होता था। कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद कर लेना है कि जिले को क्या कहा जाता था? सिख। सिख का प्रमुख सिकदार। जैसे इक्ता, इक्ते का प्रमुख इक्तादार, तो सिख, सिख का प्रमुख सिकदार। यही सबको देखता है। जैसे आजकल जिले का प्रमुख कौन होता है, जिले का प्रशासक कौन होता है? डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। अब ये मत बोल देना कि हमारे जिले का तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या एमपी होता है, सांसद जी होते हैं। सांसद जी तो चुने हुए नेता हैं। ठीक है, प्रमुख प्रशासक की बात हो रही है, यानी कि अधिकारी की बात। वो अधिकारी होता है कौन? कौन था हमारा? सिकदार, यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डीएम के तरह काम कर रहा है ये। ठीक है, पूरे जिले का हेड यही होगा। ये अपनी रिपोर्ट किसे देगा? ये जिस स्टेट का होगा, प्रांत के गवर्नर या इक्तदार इन्हें देगा। और ये किसे देता था रिपोर्ट? ये डायरेक्ट सुल्तान को देता था। जिला प्रशासन हो गया। अब आता है परगना प्रशासन, चौथे नंबर पे। अब परगना मतलब तहसील मान के चल लो। बहुत सारी तहसील होती है एक जिले में। उस तहसील में 2 अधिकारी होते थे, एक सैन्य अधिकारी, एक राजस्व अधिकारी। ठीक है, एक तो मतलब देखेगा कानून व्यवस्था हो कि भाई चोरी वगैरह तो नहीं हो रही, अपराध तो नहीं हो रहा। ये सारी चीजों को कंट्रोल कौन करेगा? शांति व्यवस्था कौन बना के रखेगा? सैन्य अधिकारी। इसके अलावा जो राजस्व वसूली, टैक्स वसूलना, ठीक है, टैक्स का रख रखाव करना, किस पे टैक्स बच रहा है, किसने दे दिया है, किसने नहीं दिया है, खेती कैसे हो रही है, पैसे से संबंधित, रिवेन्यू से संबंधित, वो सारे काम दूसरा अधिकारी करता था। ठीक है, तो सैन्य अधिकारियों का जो प्रमुख होता था वो था फौजदार। फौजदार अपनी तहसील के अंतर्गत, तहसील को क्या बोलते थे? परगना के अंतर्गत कानून व्यवस्था को संभालने का काम किसका था? फौजदार का था। ठीक है, और राजस्व वसूली का काम किसका था? आमिल। आमिल नाम का अधिकारी, मतलब पोस्ट है आमिल। आमिल पोस्ट का नाम होता था। ये इस पोस्ट का नाम का अधिकारी इस सारी चीजों को देखता था। परगना हो गया क्लियर। अब
पांचवा क्या है फिर गांव प्रशासन, सबसे लास्ट में आता है अपना गांव। गांव प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी। अब इससे छोटा थोड़े ना कुछ होगा, अब इसके छोटा बात तो अपने अपने घर होते हैं। तो गांव प्रशासन की सबसे छोटी इकाई, इससे नीचे प्रशासन का कुछ वो नहीं होता था लेवल, ठीक है। सबसे छोटी यूनिटी क्या थी, गांव। अब इसके प्रमुख अधिकारी देख लो, अलग अलग एरिया में अलग अलग अधिकारी होते थे, इसलिए यहाँ पे कई सारे नाम लिखे गए हैं, ठीक है। कहीं पे इन्हें नंबरदार बोलते थे, कहीं पे पटवारी बोलते थे। ये वो पटवारी नहीं है कि जो आजकल के पटवारी होते हैं ना, जो वो अधिकारी होते हैं सरकारी गांव में, जो जमीन की नपाई वगैरह खतौनी का काम करते, वो पटवारी नहीं। एक गांव के लोगों को पटवारी कहते थे, या फिर खुद चौधरी या खुद्दम। इनका क्या काम था, ये गांव के जो होते थे, गांव में एक गांव है, उस गांव का जितना भी टैक्स है, मान लो एक गांव में 50 किसान परिवार है, 50 किसान परिवार है, उन किसानों से कितनी खेती हुई उस हिसाब से जो भी सुल्तान राजस्व टैक्स मतलब फिक्स करता था, वो टैक्स लेना गांव में। एक गांव में से टैक्स कलेक्ट, सारा का सारा टैक्स कलेक्ट करने का काम ही इनका होता था। क्या नाम है, नंबरदार, पटवारी, खुद चौधरी या खुद्दम। इनमें से जो लास्ट के तीन है, खुद चौधरी या खुद्दम, या जमींदार भी होते थे। मतलब जमींदार भी है साथ में, और साथ में अधिकारी भी होते थे। क्लियर। तो अब एक बार इसका ऐसे रिवाइज कर लेते हैं। जैसे गांव का प्रशासन के अधिकारी है ना, ये सारा टैक्स वगैरह वसूल करके, और जो भी काम अच्छा हो रहा है बुरा हो रहा है, इसकी रिपोर्ट किसे देते थे, परगना प्रशासन के अधिकारी को। इस परगना के अंडर में कई सारे गांव होते थे। ये सारी अपनी इस पर ये सारी वसूल, ये सारा जो रिपोर्ट है किसे भेजते थे, जिला प्रशासन को, ठीक है। अब जिला प्रशासन के अंतर्गत बहुत सारे परगना होते थे, सारे परगना के लोग मिलकर जिला प्रशासन को रिपोर्ट देते थे, परगना के अधिकारी को, ठीक है। अब जो जिला प्रशासन, अब एक स्टेट में बहुत सारे जिले होते हैं, जिले प्रशासन का अधिकारी यानी कि सारे सिकदार मिलकर किसे देते थे रिपोर्ट, प्रांत प्रशासन के अधिकारी को। अब एक राज्य में बहुत सारे प्रांत होते थे, प्रांत वाले किसे देते थे रिपोर्ट, सुल्तान को। इस प्रकार यहाँ पे ये काम करता था, ठीक है। ये इनकी प्रशासनिक व्यवस्था थी, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। इसके बाद केंद्रीय प्रशासन में कुछ प्रमुख अधिकारी हैं, वो मैं अलग से बता दूंगा आपको, एक लिस्ट बना के, ठीक है। उसको वहां से देख लेंगे। इसके बाद हम अपनी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे वित्त विभाग, और इनका जो मतलब किस हिसाब से इन्होंने टैक्स बना रखे थे। ये जो हम देख रहे हैं ना, ये कि राजस्व अधिकारी राजस्व वसूलते थे, ये क्या हिसाब था, कितने परसेंट वसूला जाता था टैक्स। टैक्स की बात होगी सारी, कितने प्रकार के टैक्स होते थे, किस किस से कौन सा टैक्स लिया जाता था, टैक्स की व्यवस्था का आधार क्या था, वो सारी बातों के बारे में हम इससे अगली वीडियो में करेंगे। और इससे अगली वीडियो में हम सैन्य अधिकारों के बारे में बात कर लेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको आज ये वाली चीज समझ में आई होगी। इसे मैं ज्यादा लंबी वीडियो इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इसमें टॉपिक थोड़े से अलग हटके हैं। इसमें सारे फैक्चुअल है और डायरेक्ट वो याद करने होते हैं, इनकी कोई कहानी तो है नहीं, इन्हें डायरेक्ट याद करना होता है। भले ये थोड़े हैं पर इनको याद करने में आपको टाइम लगेगा बहुत ज्यादा, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा मैंने कराया है। इसमें साइकोलॉजी के हिसाब से मैं चल रहा हूँ, जिससे आप लोगों पर पढ़ाई करते हुए जोड़ ना पड़े, ठीक है। तो आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका कोई भी फीडबैक है, सजेशन है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। थैंक यू।